बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक स्टे या इंजंक्शन के हवाले से है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी जो है वो प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दूसरी बात ये कि मैं उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सजेशंस भेजी हैं वॉइस मैसेजेस के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए और कॉल्स के ज़रिए, और मुझे अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सी कमियां और कोताहियाँ जो है वो मेरी वीडियोस में हैं। और मज़ीद भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और मुझे बताते रहें और इंशाल्लाह मैं उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा। जो सबसे ज़्यादा आम तौर पर बात सुनने में आई है और जो है मैसेजेस के ज़रिए मुझे कहा गया है वो ये है कि मैं लीगल टर्म्स को जो है वो वजाहत नहीं करता, उनको ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करता और लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता कि ये अल्फाज क्या हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैक्सिमम हो सके लिमिटेड शॉर्ट टाइम के अंदर मैं उसे जितना एलेबोरेट कर सकूँ वो करूँ। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो आम अल्फाज में स्टे कहा जाता है और लीगल टर्म में उसको इंजंक्शन कहा जाता है। और जो है वो हमें जो अगर कानून में इसके लिए नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि इंजंक्शन के लिए या स्टे के लिए जो इसमें कानून इन्वॉल्व है वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 यानी मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी 1908 का जो है वो ऑर्डर्स 39 और रूल 1 और 2। इस चीज़ की मैं वजाहत करता हूँ व्यूअर्स के लिए कि ये आप समझ लें कि ऑर्डर्स, सेक्शंस, आर्टिकल्स और हिंदी में कहें तो धारा, दफात, ये सब एक ही जो है वो इनकी कैटेगरी है समझने के हिसाब से, क्योंकि हर लॉ में उसकी जो उन्होंने वजाहत पेश करनी है स्टेप बाई स्टेप वो मुख्तलिफ दफात की सूरत में की जाती है। तो CPC में एक पोर्शन जो है वो सेक्शंस का है, एक ऑर्डर्स का है। तो ऑर्डर्स में से ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 स्टे के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है इंजंक्शन के हवाले से, और इसके साथ साथ सेक्शन 151 जो है CPC का वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि वो डिस्क्रिशनरी पावर्स के हवाले से सवाबदीदी इख्तियारात यानी जज की मर्जी है कि अगर वो देखे कहीं इंसाफ के तहत जो है वो बहुत किसी चीज़ की ज़रूरत है और वहाँ इंसाफ करना ज़रूरी है, लेकिन कानून में जो वो चीज़ मौजूद ना हो तो वहाँ वो डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है उसको सपोर्ट करती हैं। तो इसलिए वो 151 सेक्शन जो है CPC का वो भी इसमें रिलेटेड है। इसी तरीके से जो कानून दादरसी मुख्तस है जिसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहा जाता है, उस कानून का जो है वो सेक्शन 41, 42 और इसके साथ सेक्शन 51 से लेकर 56 तक ये सेक्शंस भी जो हैं इससे रिलेटेड हैं इंजंक्शन के हवाले से। इंजंक्शंस की 3 इकसाम हैं जिसे आम अल्फाज में स्टे कहा जाता है। तो कानून में उसे इंजंक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और वो 3 किस्म के हैं। सबसे पहले टेम्परेरी इंजंक्शन, उसके बाद है परमानेंट इंजंक्शन और फिर मैंडेटरी इंजंक्शन। तो इन तीनों की मैं वजाहत कर दूँ कि उर्दू में कहा जाता है टेम्परेरी इंजंक्शन को हुक्म इम्तनाई आर्जी और इंटरिम इंजंक्शन भी कहा जाता है इसे। तो आम पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए मैं ये वजाहत कर दूँ कि यानी एक आर्जी तौर पर जब केस दायर किया जाए तो आर्जी तौर पर जो हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए, जैसे अगर कोई शख्स जो है वो दीवार बना रहा है या किसी का मकान गिराने लगा है या कोई और ऐसा मामला है जिसमें उसे फौरी तौर पर रोकना ज़रूरी है कि ये चीज़ बाद में साबित होगी कि वो शख्स उसका जो है वो कौन जो है वो राइट पे और कौन रॉन्ग पे है, लेकिन यह है कि अदालत को फौरी तौर पे बताया जाएगा कि एक स्टेटस को यानी कि जो चीज़ जहाँ है वहाँ वहीं पर रोक दी जाए। इस चीज़ के लिए अदालत हुक्म इम्तनाई आर्जी जारी करती है जिसे आम तौर पर इंटरिम इंजंक्शन या जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शन के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी जो इसमें किस्म है वो है परपीचुअल इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन। ये इसके जो उर्दू में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो है हुक्म इम्तनाई दवामी, यानी जो हमेशा के लिए तादवाम, दवाम का मतलब है कि हमेशा के लिए जो ऑर्डर जारी कर दिया जाए कि हमेशा के लिए इसकी इससे बास और ममनू रहे
इस चीज़ से जो है वो बाज आ जाए, ये काम आप नहीं कर सकते, तो जब अदालत इस किस्म का हुक्म जो हमेशा के लिए जारी करेगी तो उसे कहा जाएगा वो परमानेंट इंजंक्शन अदालत ने जारी किया है या परपीचुअल इंजंक्शन। इसी तरीके से तीसरी जो काइंड है इसमें वो है मैंडेटरी इंजंक्शन। पहली दो एग्जाम में मैंने बताया किसी काम से रोकने के लिए जो है वो जारी किया जाएगा स्टे या इंजंक्शन, लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत काबिल गौर है कि जो ये तीसरी किस्म मैंडेटरी इंजंक्शन की है इसे उर्दू में कहते हैं हुक्म इम्तनाई ताकीदी, यानी अगर किसी को ताकीद की जाए किसी काम के करने के लिए कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हें ये करना है, तो अदालत जब इस किस्म का ऑर्डर जारी करेगी तो उसके लिए जो क्लेम फाइल किया जाएगा वो हुक्म इम्तनाई ताकीदी का होगा कि अदालत जो है वो उस अथॉरिटी को या उस शख्स को ये हुक्म जारी करेगी कि आप ये काम करें, आपकी ये ड्यूटी है, आप ड्यूटी बाउंड है, आपको जो है वो हुक्म इम्तनाई ताकीदी के ज़रिए ये हुक्म दिया जा रहा है। तो ये तीन मैंने आपको वजाहत कर दी जो उसकी इकसाम है। और इसके बाद हमें स्टे लेने के लिए या अदालत से फौरी तौर पर जब हम रुजू करते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लवाजमात हैं, जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जिन्हें कहा जा सकता है स्टे के लिए, वो तीन हैं। उन तीन की वजाहत मैं आपको कर दूँ कि सबसे पहले कि मुद्दई या साइल जो है वो अदालत में साबित करेगा कि उसका एक गुड prima facie arguable केस है कि दैट द पिटिशनर हैज़ अ गुड arguable prima facie केस, यानी कि जो साइल या पिटिशनर है जो अदालत में आया उसके पास अपने हक के लिए बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग फुटिंग मौजूद है और वो उसके पास बहुत अच्छी बुनियाद मौजूद है केस के लिए, उसका केस मजबूत बुनियादों पर कायम है। तो दूसरे जो उसमें उसको साबित करनी पड़ेगी वो ये चीज़ होगी कि दैट द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज़ इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ या पिटिशनर, यानी जो मीज़ान सहूलियत है वो भी साइल या मुद्दई के हक में है। अब ये मैं जनरल पब्लिक के लिए अर्ज़ करने लगा हूँ कि वो नहीं समझ सकते कि मीज़ान सहूलियत क्या है और जो है वो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या है। तो आम सादा लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि जो सहूलत है वो अदालत को बताया जाएगा कि जी इस मामले में सहूलत भी ये इसी सूरत में होगी कि अगर जो है वो हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाए। तो इसके बाद तीसरी जो उसको बात साबित करनी पड़ेगी वो ये होगी दैट इफ़ द रिलीफ क्लेम्ड विल नॉट बी ग्रांटेड द पिटिशनर या प्लेंटिफ विल हैव टू फेस एन इर्रिपेरेबल लॉस एंड इंजरी। वो बताएंगे कि जो है मुझे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा अगर मुझे ये फौरी तौर पर ये ऑर्डर्स जारी ना किए गए तो मुझे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान की एक चीज़ जो है वो ज़हन में रखनी चाहिए कि कभी भी पैसों का जो नुकसान होता है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान के ज़ुमरे में नहीं आता। अक्सर जो है वो हमारे कई दोस्त अदालत में खुद ही इस चीज़ का कहते हैं कि हमें इतना फाइनेंशियली लॉस होगा और इतना पैसे का हमारा नुकसान है और ज़िया हो जाएगा हमारा पैसा, तो वो जो है अदालत उनको हुक्म इम्तनाई आर्ज़ी जारी नहीं करती, इस वजह से स्टे नहीं देती कि उन्होंने खुद ही अपने मुँह से ये चीज़ एडमिट कर ली है कि इसमें नुकसान सिर्फ पैसों का है और पैसों का नुकसान जो है वो नाकाबिल तलाफ़ी के नुकसान के ज़ुमरे में नहीं आता। नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान वही होता है जिसकी तलाफ़ी मुमकिन ना हो सके, तो इसलिए ये साबित करना चाहिए कि इसकी तलाफ़ी बाद में मुमकिन नहीं होगी। तो ये तीन मेन जो है वो इंग्रीडियंट्स है जो हमें साबित करने पड़ेंगे। साथ एफिडेविट जो है वो पेश करना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ, तो अदालत जो है वो उस पर हुक्म इम्तनाई जो है वो या स्टे जारी करेगी। मेरी ये मालूमात जो है इनको सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें, क्योंकि मैं भी ये वीडियोस जो है वो इसी नीयत से बनाता हूँ कि जो है लोगों का, आम पब्लिक का भी और लॉ के स्टूडेंट्स का भी इसमें जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आप लोग भी इसको शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन मालूमात से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। और इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और मेरी वीडियोस पसंद आए तो इनको लाइक भी करें और मुझे कमेंट भी किया करें, अपनी सजेशन से मुझे आगाह करते रहा करें। इन्हीं गुजारिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, इन अल्फाज के साथ कि अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।